हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम आइनॉक्स विंड लिमिटेड स्टॉक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। इस स्टॉक से रिलेटेड एक बड़ी गुड न्यूज़ आई है, तो उस न्यूज़ को अभी हम कवर करने वाले हैं। एंड साथ ही साथ हम इनकी टेक्निकल्स, फंडामेंटल्स, प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ये स्टॉक कैसा रहेगा। अगर यहाँ पर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो क्या यहाँ पर हमें मल्टीबैगर रिटर्न्स मिल सकते हैं या नहीं? और यहाँ पर अभी जो लोग फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं, उनके लिए क्या यहाँ पर अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है या नहीं? अभी जो प्राइस पर ये शेयर ट्रेड कर रही है, उस प्राइस के अकॉर्डिंग शेयर की वैल्यूएशन कैसी है, वो भी हम साथ में ही समझने वाले हैं। तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम उस न्यूज़ को कवर कर लेते हैं। तो देखो, यहाँ पर ये जो न्यूज़ आई है, ये मार्केट क्लोजिंग के डे में आई है, तो इसका असर हमें कल के दिन देखने को मिल सकती है। बाकी कल के दिन यहाँ पर मार्केट के अंदर बहुत ही बढ़िया बुलिश ट्रेंड देखने को मिलने वाली है, क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे जो पीएम हैं नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने आज शपथ ले लिया है। तो इसका असर हमें कल के दिन मार्केट में देखने को मिलेगा। कल के दिन घोड़े हो या फिर गधे, सभी प्रकार के स्टॉक्स के अंदर बढ़िया तेज़ी देखने को मिलेगी ही मिलेगी। चलो न्यूज़ को कवर करते हैं। तो न्यूज़ की ये है हेडलाइन, आपके पास है ये मल्टीबैगर ग्रीन एनर्जी स्टॉक, कंपनी ने दिया बड़ा अपडेट, 1 साल में 320% रिटर्न, रखें नज़र। तो देखो कंपनी ने क्या अपडेट दिया है, ये हम देखते हैं। तो देखो बेसिकली अपडेट है यहाँ पर सब्सिडरी कंपनीज को लेकर, ठीक है। एक्सचेंज फाइलिंग के मुताबिक इन 4 कंपनियों का फोकस देश भर में विंड फार्म डेवलपमेंट पर होगा। चलो आगे डिटेल्स में हम समझते हैं, इतने सा में तो समझ में नहीं आएगा। ग्रीन एनर्जी स्टॉक विंड टरबाइन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आइनॉक्स विंड लिमिटेड। तो देखो ये जो कंपनी है, ये विंड टरबाइन मैन्युफैक्चरिंग करने का काम करती है, ठीक है। बेसिकली ग्रीन एनर्जी से ये कंपनी बिलोंग करती है, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से ये बिलोंग करती है। तो देखो आइनॉक्स विंड लिमिटेड पर बड़ा अपडेट है। ग्रीन एनर्जी स्टॉक ने 4 सब्सिडियरी कंपनियां बनाई हैं, ठीक है। 4 सब्सिडरी कंपनी बनाई है आइनॉक्स विंड लिमिटेड ने। एक्सचेंज फाइलिंग के मुताबिक इन 4 कंपनियों का फोकस देश भर में विंड फार्म डेवलपमेंट पर होगा। इन सब्सिडियरीज को भारत में बनाया गया है और इनका बिजनेस ऑपरेशन अभी तक शुरू नहीं किया है। बता दें कि यह एक मल्टीबैगर स्टॉक है और 1 साल में 320% का बम्पर रिटर्न दिया है। आगे बढ़ते हैं और जो सब्सिडरीज कंपनी बनाई गई है उनका नेम जानेंगे। एक्सचेंज को दी जानकारी के मुताबिक आइनॉक्स विंड ने 4 पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सिडरी का गठन किया है। तो देखो 4 सब्सिडरीज कंपनी यहाँ पर बनाई है आइनॉक्स विंड ने, जो कि वुली ऑन सब्सिडरी है, ठीक है। पूरी तरह से मतलब ऑन करती है आइनॉक्स विंड ये चारों कंपनीज को, ठीक है। तो चलो इनके नाम देख लेते हैं। देखो जिनके नाम जुनाचाय विंड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, धारवी कलन विंड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, डांगरी विंड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड और कड़ोदिया विंड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड। तो ये कुछ 4 सब्सिडरी कंपनीज हैं जो कि मतलब वुली ऑन सब्सिडरीज हैं आइनॉक्स विंड एनर्जी की। देखो ये सब जुनाचाय विंड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, धारवी कलान विंड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, डांगरी विंड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड और कड़ोदिया विंड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड है। भारत के अलग अलग हिस्सों में विंड फार्म विकसित करने के लिए स्पेशल पर्पस व्हीकल यानी कि एसपीवी कंपनियों के रूप में पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सिडरी कंपनियां बनाई गई हैं। तो देखो ये जो कंपनीज है, ये भारत के अलग अलग हिस्सों में विंड फार्म विकसित करने का काम करने वाली है, ठीक है। मतलब अलग अलग देश के हिस्सों में ये विंड फार्म, जो पवन चक्की होती है जिससे बिजली उत्पादन की जाती है, विंड एनर्जी वाली बात यहाँ पर की जा रही है, तो वो बनाने का काम, विंड फार्म बनाने का काम ये करेगी, ये चारों कंपनियां देश के अलग अलग हिस्सों में।
स्पेशल पर्पस व्हीकल के तौर पे काम करेगी। देखो स्पेशल पर्पस व्हीकल क्या होता है कि कोई जो स्पेशल काम के लिए बनाई जाती है, कोई कंपनी, कोई ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कोई सब्सिडरी कंपनी छोटी-मोटी बनाई जाती है और उस काम के पूरा हो जाने के बाद उसे बंद कर दिया जाता है, ठीक है? तो बेसिकली यही एसपीवी का काम होता है। तो स्पेशल पर्पस व्हीकल उसे ही कहा जाता है जो कि स्पेशल पर्पस के लिए कोई छोटी-मोटी कंपनीज़ बनाई जाती हैं बड़े-बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा। तो यही सब देखो स्पेशल पर्पस व्हीकल के तौर पे ये सब्सिडरीज़ कंपनियाँ काम करने वाली हैं, ठीक है? तो ये कुछ 4 सब्सिडरी कंपनीज़ हैं, जो कि देश के अलग-अलग हिस्सों में काम करेंगी। तो इन कंपनीज़ के माध्यम से आइनॉक्स विंड को काफ़ी बढ़िया बेनिफिट्स मिल सकती हैं, ठीक है? तो देखा जाए तो बेसिकली एक पॉजिटिव न्यूज़ है। बाकी अब यहाँ पर हम कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करें, तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मार्केट कैप देखें, तो मार्केट कैप है 19,553 करोड़ की। कुछ मतलब बड़ी कंपनी हम इसे नहीं कह सकते हैं, एक स्मॉल कैप कंपनी है, ठीक है? और आरओसी की बात करें तो 4.25% है, आरओई देख सकते हो माइनस में -1.71% है। तो यहाँ पर आरओसी एंड आरओई देखें तो हमें कुछ खास देखने को नहीं मिल रही है। स्टॉक पी तो अवेलेबल ही नहीं है, पेग रेशियो भी अवेलेबल नहीं है ये डेटा। इंडस्ट्री पी की बात करें तो 50 की है, प्रोमोटर्स होल्डिंग 52.9% है और प्लेस्ड परसेंटेज की बात करें तो 0.45% है। चलो ज़्यादा नहीं है प्लेस्ड में। करेंट प्राइस 150 की है, बुक वैल्यू 13 रुपये की है, डेप्ट है 3248 करोड़ की और डेप्ट टू इक्विटी देख सकते हो यहाँ पर 1.91 की है। तो देखा जाए तो यहाँ पर डेप्ट टू इक्विटी काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिल रही है, कर्ज जो कि है काफ़ी ज़्यादा है। फ्री कैश फ्लो की बात करें तो यहाँ पर ये माइनस में है, तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है। बाकी 52 वीक हाई एंड लो की बात करें तो देख सकते हो 34.4 है लो और 177 है हाई। तो यहाँ पर पिछले 1 साल में इन्वेस्टर्स को काफ़ी बढ़िया रिटर्न्स बने हैं। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो कुछ भी डिविडेंड नहीं देती है, फेस वैल्यू है 10 रुपये की और ईपीएस है माइनस में -0.31 रुपये की। आगे यहाँ पर अगर हम इनकी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात करें तो यहाँ पर देखो काफ़ी ज़्यादा हमें फ्लक्चुएशन देखने को मिलती है। यहाँ पर देखो पहले की अगर हम बात करें 2013, 14, 15, 16 इस प्रकार से, तो यहाँ पर देख सकते हो 4400 की सेल्स होती थी, 4400 करोड़, 3400 करोड़, इस प्रकार से 2700 करोड़। लेकिन फिर यहाँ पर घट गई, फिर यहाँ पर बढ़ गई, फिर घट गई और फिर घट गई। फिर यहाँ पर ये पिछले कुछ 3 साल से देखें तो यहाँ पर बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। तो काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन पास्ट में हमें देखने को मिली है इनकी सेल्स के अंदर, और सेल्स के अंदर फ्लक्चुएशन है तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट के अंदर भी हमें फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर देखें तो पिछले 3 साल में कंसिस्टेंसी हमें देखने को मिली है यहाँ पर 625 करोड़, फिर 737 करोड़ और उसके बाद 1743 करोड़। चलो ठीक है। अगर हम यहाँ पर ओपीएम के परसेंटेज की बात करें तो यहाँ पर पिछले 3 साल की यहाँ पर भी हम देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर ओपीएम की जो परसेंटेज है माइनस में है, -48%। फिर यहाँ पर -35% हुई घटकर, और उसके बाद अब देखो यानी कि इस बार की बात की जा रही है इस फाइनेंशियल ईयर की, तो यहाँ पर देखो 15% प्लस में देखने को मिली है ओपीएम की परसेंटेज। तो देखा जाए तो चलो ओपीएम कंपनी की बढ़ रही है, ठीक है। यहाँ पर देखो घाटे में थी 48% माइनस में, जो कि घाटा यहाँ पर कम हुआ और उसके बाद अब यहाँ पर हमें ओपीएम की जो परसेंटेज है वो ओवरऑल प्लस में देखने को मिल रही है, प्रॉफिट में देखने को मिल रही है। उसके बाद यहाँ पर अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हो माइनस में है, -300 करोड़, फिर -261 करोड़ और उसके बाद प्लस में यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिली है 269 करोड़। तो यहाँ पर देखा जाए तो अच्छी बात हमें देखने को मिल रही है। 3 साल में यहाँ पर थोड़ी सी पॉजिटिव हमें यहाँ पर परफॉर्मेंस देखने को मिली है कंपनी के अंदर। बाकी अब यहाँ पर हम नेट प्रॉफिट की बात करेंगे, तो नेट प्रॉफिट देख लेते हैं कैसा है यहाँ पर, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट के अंदर भी हमें यहाँ पर माइनस में ही देखने को मिल रही है, -483 करोड़, -671 करोड़ और उसके बाद यहाँ पर थोड़ी सी अच्छी हुई है, -53 करोड़ पर आ गई है। लेकिन ओवरऑल देखें तो अभी भी यहाँ पर घाटे में है कंपनी, ये एक नेगेटिव पॉइंट है। बाकी यहाँ पर अगर हम कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ एंड कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ वगैरह देखें तो यहाँ पर हमें पिछले 3 साल की डेटा
ठीक देखने को मिल रही है, बाकी उससे पहले की यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर ठीक नहीं है। 3 साल में जो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है वो 35% की है, टीटीएम में 137% है। इसके बाद यहाँ पर अगर हम कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 3 साल में 24% और टीटीएम में 96%। स्टॉक प्राइस सीएजीआर की बात करें तो ये बेहतरीन रहा है, ठीक है। स्टॉक प्राइस सीएजीआर का मतलब है कि यहाँ पर देखो 5 साल में जो स्टॉक का प्राइस है वो 54% के सीएजीआर से बढ़ा है, 3 साल में 85% के सीएजीआर से और 1 साल में 310% के सीएजीआर से स्टॉक का प्राइस बढ़ा है। तो इन्वेस्टर्स को यहाँ पर बढ़िया रिटर्न्स मिले हैं, भले ही कंपनी घाटे में क्यों ना हो। स्टॉक का जो प्राइस है वो बढ़िया तरीके से बढ़ी है। बाकी यहाँ पर रिटर्न ऑन इक्विटी की यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये तो एकदम नेगेटिव में, तो ये भी ओवरऑल यहाँ पर एक नेगेटिव पॉइंट है। फिर यहाँ पर बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट के अंदर देखो कैश रिजर्व जो है वो बढ़ी है, लेकिन इस बार की बात करें तो कैश रिजर्व यहाँ पर घटते हुए देखने को मिल रही है फाइनेंशियल ईयर 24 के अंदर। यहाँ पर देखो 94, 688, 1410 और फिर घटकर 1371 पर आ गई है। फिर यहाँ पर अगर हम इसके मुकाबले में बोरोइंग्स की बात करें यानी कि कर्जे की बात करें तो यहाँ पर देखो बोरोइंग्स हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। बोरोइंग्स लगातार कंपनी की बढ़ रही है, 3248 करोड़ की बोरोइंग्स यानी कि कर्जे हैं फिलहाल, लेकिन इसके मुकाबले में अगर हम कैश रिजर्व की बात करें तो काफ़ी कम है, 1371 करोड़ है, ठीक है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है। टोटल एसेट्स की यहाँ पर अगर हम बात करें तो एसेट्स हालांकि यहाँ पर हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रही हैं, देख सकते हो यहाँ पर अभी फिलहाल 6795 करोड़ की एसेट्स यहाँ पर हमें देखने को मिल रही हैं। तो यहाँ पर देखो एसेट्स हमें इंक्रीज होते हुए कंसिस्टेंसी के साथ देखने को मिल रही हैं, तो चलो अच्छी बात है। तो देखा जाए तो फंडामेंटल्स कुछ ठीक नहीं है। प्रॉफिट ग्रोथ सेल्स ग्रोथ की भी हमने बात की, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ सेल्स ग्रोथ की बात की, तो पिछले 3 साल से यहाँ पर इंक्रीज होते हुए देखने को हमें मिली है। और जैसे कि हमने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में भी देखा और सिर्फ 3 साल का डिस्कस किया कि 3 साल में अच्छी यहाँ पर हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर देखा जाए तो 3 साल में ही ठीक ठाक हमें कंपनी के अंदर परफॉर्मेंस देखने को मिली है, बाकी पहले काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएसन हमें देखने को मिली थी, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर हमें यहाँ पर देखो अच्छी बात ये देखने को मिल रही है कि प्रमोटर्स की होल्डिंग ठीक ठाक है, 52% प्लस है और साथ ही साथ यहाँ पर एफआईआईज एंड डीआईआईज की भी होल्डिंग है। देख सकते हो यहाँ पर जो एफआईआईज की होल्डिंग है वो इस बार बढ़ते हुए देखने को मिल रही है 10.32% और डीआईआईज की जो होल्डिंग है वो 9.09% है। लेकिन यहाँ पर पब्लिक की होल्डिंग की बात करें तो पब्लिक की होल्डिंग फिर भी यहाँ पर ज़्यादा ही है, 27.71%। तो देखो अगर एफआईआईज एंड डीआईआईज इस स्टॉक के अंदर इंटरेस्टेड हैं तो मतलब कुछ ना कुछ तो दम है कंपनी में, इस वजह से हम इस चीज़ को पॉजिटिवली ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ ध्यान में रखना कि अगर आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की पॉइंट ऑफ व्यू से तो एक लिमिटेड अमाउंट के साथ ही चलना, ज़रूरत से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना, ज़रूरत से ज़्यादा वेटेज नहीं देना है। तो देखो यहाँ पर अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको अपनी रिस्क को मैनेज करके चलना चाहिए। रिस्क को कैसे मैनेज करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर एक लिमिटेड अमाउंट के साथ ही चलना है, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, अपने पोर्टफोलियो का एक छोटा सा ही वेटेज देना है इस स्टॉक के ऊपर। अगर आपको इस स्टॉक के ऊपर भरोसा है, ट्रस्ट है तो ही, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कोशिश करो कि अच्छे से अच्छे डिस्काउंट में बाइंग करो, ठीक है। अभी यहाँ पर अगर हम डिस्काउंट की बात करें तो कुछ खास डिस्काउंट अवेलेबल नहीं है फ्रेश बाइंग के लिए। अभी यहाँ पर 150 के प्राइस पर ये ट्रेड कर रही है। 52 वीक हाई के लेवल की बात करें तो लगभग 175 की है, ठीक है। 175 से 80 के बीच बात करेंगे, ठीक है। तो देखा जाए तो कुछ खास डिस्काउंट अभी अवेलेबल नहीं है यहाँ पर फ्रेश बाइंग के लिए। तो अगर आप यहाँ पर फ्रेश बाइंग करना चाहते हो तो इस लेवल का वेट कर सकते हो। वैसे ये काफ़ी टाइम इस लेवल पर रही है, तो अगर किसी ने इस लेवल पर बाइंग कर रखा है तो वो अभी ओवरऑल ठीक ठाक प्रॉफिट में होंगे। और यहाँ पर अगर कोई बाइंग करना चाहते हैं तो थोड़ा सा वेट करेंगे। इस लेवल की अगर हम बात करें तो 52 वीक हाई के लेवल से 20% के प्लस ही डिस्काउंट यहाँ पर मिल रही है। तो यहाँ पर चाहें
तो अपनी स्टडी अपनी रिसर्च के अनुसार इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या फिर अपनी फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करके कर सकते हैं। मैं आपका कोई एडवाइज़र नहीं हूँ, इसलिए मैं आपको कोई रिकमेंडेशन या फिर एडवाइस नहीं दे रहा हूँ कि आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना ही है। मैं यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ कि अगर मुझे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना होता तो मैं क्या करता, ठीक है? वैसे पर्सनली मुझे अगर मैं बताऊँ रिन्यूएबल सेक्टर की स्टॉक्स कौन-कौन सी पसंद है, तो देखो इसके मुकाबले में मुझे देखो केपीआई ग्रीन एंड टाटा पावर, साथ ही साथ वारी रिन्यूएबल्स, ये सब कंपनीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, क्योंकि उनके अंदर मुझे कन्विक्शन थोड़ी-सी अच्छी मिल पाती है। उनकी अगर हम प्रॉफ़िट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ की बात करें तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से बढ़ रही हैं। तो इस वजह से उस पे मुझे ज़्यादा कन्विक्शन मिल पाता है और ऐसा नहीं है कि मैं इन कंपनीज़ में इंटरेस्टेड हूँ तो ये कंपनी खराब हो गई, ऐसा नहीं होता है, ठीक है? ये कंपनी जिस प्रकार से पिछले 3 साल में बढ़ी है, ग्रोथ की है, वैसे अगर आगे भी ग्रोथ आती है इस कंपनी के अंदर, तो फिर यहाँ पर भी हमें बढ़िया रिटर्न्स मिल सकते हैं। वैसे यहाँ पर देखा जाए तो रिटर्न्स अभी भी ठीक-ठाक मिले हैं। पिछले 1 साल की बात करें, तो पिछले 1 साल में ही इन्वेस्टर्स को 300% प्लस रिटर्न्स मिल गए हैं। सोच सकते हो यार स्टॉक मार्केट से बाहर की दुनिया में 300% मायने रखता है। तो यहाँ पर मतलब कंपनी की कुछ ख़ास सेल्स और प्रॉफ़िट बढ़ नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर अच्छी खासी रिटर्न्स बने हैं इन्वेस्टर्स के। और अगर आगे बढ़िया तरीके से कंपनी अपनी सेल्स और प्रॉफ़िट को बढ़ाते चली जाती है, तो फिर यहाँ पर हमें मल्टी बैगर रिटर्न्स मिल सकते हैं आने वाले कुछ सालों में। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हो तो। लेकिन ध्यान में रखना कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर रिस्क है, ठीक है? और अभी फ्रेश बाइंग के लिए अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ अवेलेबल नहीं है, तो फ्रेश बाइंग अगर आप करना चाहते हो तो इस लेवल को ध्यान में रखना। और अगर कोई सोच रहे हैं कि भाई अब तो शेयर उड़ने वाला है क्योंकि अब गवर्नमेंट भी आ चुकी है, वही स्टेबल गवर्नमेंट है, जो कि रिन्यूएबल सेक्टर के अंदर काफ़ी ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं, तो अब शेयर हाथ में नहीं आएगा। तो इस प्रकार से फोमो में आकर बाइंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। देखो मार्केट में जो मौके हैं, वो आते-जाते रहते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि अब मुझे मौके नहीं मिलेंगे कभी, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए। बस पेशेंस होना चाहिए, स्टॉक मार्केट में पेशेंस होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? बाकी अगर आपको पसंद है किसी भी लेवल पर बाइंग करना, तो फिर आप अपने रिस्क के अनुसार बाइंग कर सकते हो। मैं कोई एडवाइज़र या फिर रिकमेंडेशन देने वाला नहीं हूँ कि आपको इसी लेवल पर बाइंग करनी है, ठीक है? जो भी चीज़ें यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं, वो एजुकेशनल पर्पज़ से करते हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि जब मैं लेवल्स बताता हूँ कि इस लेवल पर बाइंग करने के लिए सही होगा, डिस्काउंट इस लेवल पर अच्छा मिलेगा, तो अक्सर कुछ लोग कमेंट्स करने लगते हैं नेगेटिव तौर पे और बोलने लगते हैं कि ऐसा नहीं होता है, इस लेवल पर बाइंग कर सकते हैं, अब शेयर बहुत ही ज़्यादा ऊपर भागने वाला है। तो भाई भागने वाला है चलो ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी भी प्राइस पर बाइंग कर लिए। एक्सपेंसिव वैल्यूएशन है, तो वहाँ पर भी बाइंग करके बैठ गए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है? बाकी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अभी हमने आइनॉक्स विंड स्टॉक के ऊपर काफ़ी सारी चीज़ों को डिस्कस किया, जो इससे रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज़ आई है, उसको डिस्कस किया। साथ ही साथ इनके फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स, प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स, सभी चीज़ों को डिस्कस किया। और फ्रेश बाइंग के लिए अभी अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं या नहीं, इन चीज़ों को समझा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा रहेगा, ये भी हमने समझा। अगर यहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं और अच्छी तरीके से कंपनी आगे भी ग्रो करती है, तो बढ़िया रिटर्न्स मिल सकते हैं। वरना यहाँ पर जो हम पैसे इन्वेस्ट करके रखे हैं, वो पूरा का पूरा लॉस में भी जा सकता है। तो अ टाइप ऑफ हाई रिस्की, हाई रिवॉर्डिंग कंपनी आप इसे मानकर चल सकते हो। तो बस उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर से पसंद आई होगी, तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।